राधे राधे मित्रों, आज हम पार्ट 7 स्टार्ट करेंगे कुंडली का। मैं एक एक पार्ट को लेके चल रहा हूँ और बहुत बारीकी से हर चीज़ आपको समझाऊंगा और मेरे वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे मित्र लोग पार्ट 7 से जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखें, फिर इस चैप्टर पे आएँ, तभी समझ में आएगा। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो हम लग्नेश और आपके पंचमेश के बारे में बता रहे हैं, जो हमारे इष्ट देवी कहलाते हैं। अभी यही चालू हो रहा है। इसके बाद हम आपको युति भी बताएंगे और साथ साथ में आपको बीज मंत्र वाला भी आपको बताएंगे कि बीज मंत्रों की शक्ति क्या होती है और बीज मंत्रों से कैसे हम अपनी कुंडली को अपनी ओर खींच सकते हैं और सकारात्मक बना सकते हैं, कैसे हम अपना ऑरा सही कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी हैं। देखिए, कुंडली बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको हम बहुत बारीकी से ही समझ सकते हैं, और जब तक एक एक चैप्टर को हम ध्यान से नहीं देखेंगे और नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर बात आपको ऊपर लगेगी कि ऊपर से निकल गई। तो चीज़ों को ध्यान में देखिए, और मैं दोबारा हर बार रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने एक चार्ट बना रखा है। कल हमने पढ़ा था, आपको मेष लग्न की और वृषभ लग्न की कुंडली बताई थी। आज हम मिथुन और कर्क लग्न की कुंडली के बारे में बात करेंगे। कौन से इसमें योग कारक होते हैं, कौन से मारक ग्रह होते हैं और इनके मारक से क्या नुकसान है और योग कारक से हमें क्या फ़ायदे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक वही छोटा सा आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। और आपका सपोर्ट मेरे लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सपोर्ट से कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब आएंगे, आज हम मिथुन लग्न की कुंडली पढ़ेंगे। अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लग्न में 3 नज़र आएगा, यानी 3 मिथुन हो गया। यह हमने राशि लिख रखी, ये स्वामी रख रखे हैं। आपको पता ही है कि मेष राशि के स्वामी मंगल देव, वृषभ राशि के शुक्र देव, मिथुन के बुध देव, कर्क राशि के चंद्र देव, सिंह राशि के सूर्य देव, कन्या राशि के बुध देव, तुला राशि के शुक्र देव, वृश्चिक के मंगल देव, धनु के गुरुदेव, मकर के शनि देव, कुंभ के शनि देव, मीन के गुरुदेव। राशि का सीक्वेंस इसी तरह रहता है कि नहीं, मेष पढ़ लिया, उसके बाद नंबर 2 पे सिंह आ गया। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां होती हैं और 12 ही हाउसेस होते हैं। इनका क्रम इसी तरह चलता है, हाउस उसी जगह रहते हैं, बट क्या होता है, राशियां जो अपनी होती हैं वो हमारे चक्र पे घूमती रहती हैं। वो इस स्थान पे बैठेंगी, इस स्थान भी बैठ सकती हैं, कहीं भी बैठ सकती हैं। हाउसेस हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह हाउस रहेंगे। हाउस के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। कैसे, कौन सा हाउस क्या कहता है, ये सब आपको पता ही है। मैं बार बार बताता भी रहता हूँ, रिपीट भी करता रहता हूँ। आप उसी से जान लीजिए कि कौन सा हाउस क्या है। तो ये हो गया लग्नेश। अब ये 3 नंबर यहाँ पे आया तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सूर्य देव यहाँ पे बैठ जाएंगे और बुध देव फिर यहाँ पे आ गए, आपके शुक्र देव यहाँ पे आ गए, मंगल यहाँ पे आ गए, गुरुदेव यहाँ पे आ गए 7वें स्थान पे। 8वें स्थान पे आपके शनिदेव आ गए, 9वें स्थान में फिर शनिदेव आ गए, और आपका 10वें स्थान पे हमारे गुरुदेव आ गए यानी बृहस्पति जी, और पहले ये 11वें स्थान पे मंगल देव आ गए, 12वें स्थान पे आपके शुक्र देव आ गए। अब देखिए, हमको सबसे पहले, हमने कल भी आपको समझाया था कि सबसे पहले इनकी डिग्री देखते हैं। तो डिग्री आप इन पे देख ही लोगे, फिर आप देखोगे योग कारक कौन से ग्रह हैं और मारक कौन से ग्रह हैं, ये आप देखोगे। तो हम देखते हैं, बताया था पहले ही कि लग्नेश, अगर लगन में जो भी राशि होती है, लग्नेश होता है, वो योग कारक ग्रह कहलाता है हमारा।
तो यहाँ पे लिखेंगे योग कारक और एक तरफ लिख देंगे मारक। ध्यान रखिएगा 3 नंबर है, यानी मिथुन लग्न की कुंडली कहलाएगी। इस सारी कुंडली के होल सोल इंचार्ज बुध देव हैं। आप बुध देव की पूजा करिए, गणेश जी की, यानी आपका पूरा कुंडली सकारात्मक रूप से चलेगी। उनकी पूजा अर्चना बीज मंत्र जो भी है करिए आप, तो उससे सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब मिथुन लग्न की कुंडली है तो 3 नंबर पे आपको 3 नंबर है लग्नेश में, तो योग कारक हो गए। तो बुध देव सबसे पहले हमारे योग कारक बने। अब देखिए अष्टम द्वादश हम थ्योरी कल भी समझा चुके हैं, अभी फिर समझा देते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, आपको अपने लगन घर से, फर्स्ट घर से, फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से शुरू करेंगे द्वादश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये द्वादश हो गया। ठीक है, अब देखिए द्वादश से हम गिनेंगे अष्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया अष्टम। यानी अष्टम द्वादश की थ्योरी लगती है। अगर लग्नेश के ये मित्र हुए तो योग कारक कहलाएंगे, अगर लग्नेश के ये शत्रु हुए तो ये मारक ग्रह में आएंगे। अब देखिए चंद्रमा, हमने बताया बुध की दोस्ती आपकी सूर्य से है, गुरु से है, शुक्र से है, शनि से है, राहु से है, केतु से है, लेकिन बुध की शत्रुता मंगल और चंद्र से है। तो जब ये इनके शत्रु हैं तो कौन सी चंद्रमा कहाँ आ गए, आपके मारक स्थिति में आ गए। यानी जब भी इनकी अंतर्दशा चंद्रमा की चालू होगी, ये इस घर को एक्टिव करेंगे, साथ साथ में इनकी जहाँ दृष्टि पड़ेगी। अब चंद्रमा की दृष्टि जो भी 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की दृष्टि 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस घर को भी एक्टिव करेंगे। जो इस घर से रिजल्ट दे सकते हैं वो खराब अच्छे जो भी हो, जैसे देंगे। राशि कहीं भी बैठी हो वो देखते हैं। अब देखिए 5वां घर, ये 5वां सूर्य यानी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेहनत का घर है, सिंगल राशि है, तो योग कारक ही कहलाएंगे ये सूर्य। केंद्र का ये मैंने बताया था, आपके केंद्र के घर पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां हाउस, 10वां हाउस केंद्र के घर होते हैं। और त्रिकोण के घर आपका 5वां और 9वां हाउस त्रिकोण के घर कहलाते हैं। फिर केंद्र में बुध देव बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी एक राशि लग्नेश है, तो लग्नेश पहले ही से योग कारक हैं बुध देव। अब यहाँ पे आ जाते हैं 5वां हाउस, इसमें बैठे हैं तुला, 7 नंबर तुला है राशि, हमारी स्वामी है शुक्रदेव, यानी शुक्रदेव आप यहाँ पे आ गए। अब ये त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठने के कारण इनकी एक राशि और होगी जो 2 नंबर वृष, यानी शुक्रदेव, ये बैठी है त्रिभाव में। त्रिकोण में कोई भी राशि बैठी हो, उसकी अगर दूसरी राशि त्रिभाव में भी बैठती तो उसको उसका दोष नहीं लगता है, इसलिए वो योग कारक ही रहेंगे। तो शुक्रदेव भी यहाँ पे योग कारक बन गए। अब इसके बाद आ जाइए 8वें स्थान पे। ये त्रिभाव खराब घर ऐसे ही है और एक घर इनका भाग्य का है, लेकिन एक घर खराब मिला है, इस कारण ये मंगल देव क्या हो गए यहाँ पे आपको मारक स्थिति में। इनके शत्रु भी हैं, इसलिए इन्होंने इनको गलत घर दे दिया, एक घर अच्छा दिया, एक घर खराब दिया, तो ये मारक स्थिति में आ गए। डिग्री देखेंगे इनकी कैसी क्या डिग्री है। अगर कम डिग्री हुई तो आपके लिए फ़ायदा है, अगर ज़्यादा डिग्री हुई 100% रिजल्ट देने वाले, तो इस घर से जो भी क्या कहते हैं रोग, कर्ज, शत्रु, दुर्घटना, लंबी बीमारी, तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे कि रोग भी होगा, कर्ज भी बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे, हो सकता है लंबी बीमारी भी हो, दुर्घटना हो। तो अगर इनकी डिग्री कम हो तो ये ऐसे ही मृत पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अब आ जाइए बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की 2 डिग्री हैं, यहाँ पे धनु है, आपके सबसे अच्छे पत्नी का स्थान होता है। 7वां घर हमारा पत्नी का, डेली इनकम का भी यहीं से होता है, बिजनेस पार्टनर का भी है।
ये अगर यहाँ पे बृहस्पति जी हैं और इनकी एक राशि और है वो भी केंद्र में बैठी है। अब देखिए, जिस राशि के लग्नेश को छोड़ के जो दो राशियां अगर केंद्र में बैठी हों तो उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। कौन सा दोष लगता है? केंद्र अधिपति दोष। और केंद्र अधिपति दोष होने के कारण वो मारक स्थिति में चले जाते हैं। और यहाँ बृहस्पति की दो राशियाँ केंद्र में ही हैं। बट अब इसमें भी एक स्थिति है। इसमें एक क्या है कि अगर गुरु भगवान यानी बृहस्पति की दो राशियाँ केंद्र में हैं और गुरु भगवान अगर त्रिगभाव में नहीं बैठे हैं या त्रिगभाव में बैठे हैं तब तो केंद्र अधिपति दोष इनको लगेगा। और अगर त्रिगभाव कौन से हमारे? छठा, आठवां, 12वां। अगर यहाँ पे अगर गुरु बैठ गए तो केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बैठे हैं या इसमें बैठ गए हैं तो केंद्र अधिपति दोष लगेगा। अगर यहाँ पे नहीं बैठे हैं, आप इसको बिगाड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं बैठे हैं तो इनको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा। ये बृहस्पति की ही साथी गुरु के साथ ही ये नियम चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केंद्र अधिपति दोष बृहस्पति को तभी लगेगा जब इनके गुरु अपने त्रिक भाव में बैठे हों। ये राशि इनके स्वामी, गुरु के स्वामी आपका यहाँ इस भाव में बैठे हों, तभी आपको केंद्र अधिपति दोष लगेगा, केंद्र अधिपति दोष लगेगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम, एक पहले ही बता चुके हैं, एक मंगल को हम लिख ही चुके हैं और मारक स्थिति में है। और नंबर 2 आपका वृषभ, शुक्र। ये हमारे एक राशि इनकी त्रिकोण में थी, दूसरी यहाँ आपका त्रिक भाव में, तो ये भी आपके योग कारक कहलाएंगे क्योंकि त्रिकोण में होने के कारण योग कारक कहलाते हैं। बुध, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति भी योग कारक होंगे क्योंकि इनको केंद्र अधिपति दोष, वो आप अपनी कुंडली में देखिएगा या किसी की कुंडली में देखिएगा कि उनके गुरु कहाँ बैठे हैं, किस स्थान पे बैठे हैं, त्रिभाव में बैठे हैं या अच्छे कहीं घर पे बैठे हुए हैं। अगर त्रिभाव में बैठे हों तो वो केंद्र अधिपति दोष उनको लग जाएगा, तो मारक स्थिति में चले जाएंगे। अब शनिदेव को एक घर त्रिकोण को मिला है, दूसरा त्रिभाव का मिला है। जब एक राशि त्रिकोण में होती है, पहले मैं बता चुका हूँ कि त्रिकोण में बैठी राशि को कोई भी दोष नहीं लगता है, त्रिकोण में वो योग कारक बन जाते हैं। यानी ये शनिदेव एक राशि इनको त्रिकोण की मिली है, यानी आपका नवाघर जो पिता का स्थान, भाग का स्थान, विदेश यात्रा का, धर्म का, कर्म का ये स्थान अच्छा है और वो भी त्रिकोण का है, और 10वां ये त्रिभाव है, फिर भी इनको योग कारक हो गई है। जब भी अपने इनकी अंतर्दशा या दशा चलेगी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर ये त्रिभाव में बैठे हों उसकी बात अलग है, तब वो अपना रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है। इसमें हम छाया ग्रह का राहु और केतु के बारे में नहीं बता रहे हैं। आप राहु केतु का एक चीज़ समझ लीजिए, राहु केतु अगर अच्छों के साथ, अच्छी राशि के साथ, अच्छे घर में बैठे रहते तो अच्छा रिजल्ट। मित्र राशि के साथ, राहु केतु का एक सीधा सा उदाहरण है, मित्र राशि के साथ मित्रता वाला अच्छे हो जाएंगे, शत्रु राशि के साथ शत्रु का व्यवहार करेंगे आपके साथ। यानी वो 7 से राहु अगर 7 में हुए, 11 में हुए, 10 में हुए तो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे, और वो कहीं 4 में हुए, 12वें में हुए, 12 नंबर के साथ हुए और 8 नंबर के साथ हुए, तब वो रिजल्ट उसी के हिसाब से देंगे। नीच ऊंच की स्थिति आप जान ही लेंगे। अब हम देखते हैं, कल हमने आपको पंचमेश यानी ईष्ट देव कैसे निकालते हैं बताया था। ईष्ट देव हमेशा पंचमेश कहलाते हैं, यानी 5वें घर में जो राशि बैठी वो हमारे ईष्ट देव कहलाते हैं। अब यहाँ से गिनेंगे, यहीं से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, पाँचवें में हमारी बैठी है तुला, इष्ट देव। इष्ट देव यहाँ 7 नंबर में तुला, और तुला के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। ये देखिए तुला 7वें नंबर पे, इनके स्वामी हैं शुक्रदेव। आपको इनको याद करना पड़ेगा, राशि याद करनी पड़ेगी, उसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, स्वामी याद करने पड़ेंगे कौन कौन है। कुंडली बहुत ही आसान हो जाएगी मित्रों, बहुत आसान हो जाएगी। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप ध्यान से इसको पढ़िए, और नहीं समझ में आता 10 बार पढ़िए, आप इसको ज़रूर देखनी आएगी। और अपने कुंडली का विवेचन आप खुद ब खुद कर सकेंगे, और दूसरों का भी आप सब कुछ बता सकते हैं, जिससे वो भटके ना। चलिए सॉरी, इष्ट देव अब हमने आपको बता दिया तुला, तो तुला में है शुक्रदेव, स्वामी हुए शुक्रदेव। यानी इष्ट देव यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली में कौन से हो गए? शुक्रदेव। अब शुक्रदेव इष्ट देव हो गए। इसके बाद अब आप शुक्रदेव यानी माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे आप यहाँ पे, तो आपकी कुंडली सकारात्मक होने लगेगी। माता लक्ष्मी के मंत्र पढ़िए, उनकी पूजा करिए। शुक्रदेव के आप इनका कनेक्शन ऐशो आराम से है और पैसों से है, तो माता लक्ष्मी जी, जब तक लक्ष्मी नहीं होंगी तो ऐसा आराम कैसे होगा, सुख सुविधा कैसे मिलेगी। तो माता लक्ष्मी की पूजा करिए, और शुक्रदेव में आप शुक्र के बीज मंत्र पढ़िए, ओम सोम शुक्राय नमः। इसके बीज मंत्र हो जाएंगे ओम सोम शुक्राय नमः। इसको आप पढ़ेंगे 108 बार। आप देखिएगा आपकी कुंडली सकारात्मक होने लगेगी, और आपको रिजल्ट जो बुरे मिल रहे हैं वो अच्छे मिलने लगेंगे। और इसको बाद में हम बताएंगे ओम शुक्राय नमः कितने बार ये बीज मंत्र पढ़े जाते हैं जिससे सिद्ध हो जाते हैं। इनको सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर भी अभी हम एक एक पार्ट लेके चल रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना बढ़े। जब इसका समय आएगा मैं बताऊंगा। फिर भी आप ओम सोम शुक्राय नमः का आप पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरी राशि। 30 के बाद आती है चौथी कर्क। तो अगर यहाँ पे 4 नंबर, जैसे ही 4 नंबर के हो जाएगा तो लग्न में आ जाएंगे 4 नंबर। 1 मिनट, यानी लग्नेश हमारे हो जाएंगे, लग्नेश हो जाएंगे। अब यहाँ पे 4 नंबर हो गया, तो लग्नेश हमारे हो गए कर्क यानी चंद्रदेव। चंद्रदेव फिर यहाँ पे आ जाएंगे सूर्यदेव यानी 5 नंबर। यहाँ पे आ जाएंगे 6 नंबर बुधदेव। 7 नंबर अभी यहाँ पे आ जाएंगे शुक्रदेव। 8 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे आपका मंगलदेव। 9 नंबर आ जाएंगे धनु यानी गुरुदेव। 10 नंबर आ जाएंगे यानी मकर शनिदेव। 11 नंबर आपके आ जाएंगे शनिदेव, और 12वें नंबर पे आ गए आपके मीन यानी गुरुदेव। 1 नंबर आ गए यहाँ पे मंगलदेव। 2 नंबर आ गए यहाँ पे वृषभ यानी शुक्रदेव, और 3 नंबर यहाँ पे आ गए बुधदेव। अभी हम 3 नंबर मिथुन समझा रहे थे, तभी वह 3 नंबर यहाँ पे था, अब 3 नंबर उठ के यहाँ पे आ गया। राशियाँ चेंज होती रहती हैं, उनका चक्र चलता रहता है। हाउसेज वहीं पे, ये मेरा 1 नंबर का हाउस है तो 1 नंबर का हाउस करेगा, इसी के अकॉर्डिंग काम होता रहेगा। अब अभी तक 3 नंबर था, तो जब अगर यहाँ 3 लिखा था तो हमारा मिथुन लगन की कुंडली थी, और लग्नेश थे बुधदेव। तो बुधदेव अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये घर हमारा शरीर का, दिमाग का, चरित्र का, रंग, मानसिकता, स्वभाव सब दर्शाता है। तो यानी बुधदेव अगर यहाँ पे बैठे हैं तो वो उनका अकाउंट अच्छा होगा, और साथ में बोलने की उनकी वाणी बहुत अच्छी होगी,
और जिस किसी को वो समझाना चाहेंगे अपनी भाषा बहुत सरल उसमें समझा सकते हैं, तीव्र बुद्धि होगी। और अब यहाँ पे 4 नंबर आ गया है, तो 4 नंबर यानी चंद्रमा। चंद्रमा, अब चंद्रमा में इसका स्वभाव चेंज हो जाएगा, शरीर चंद्रमा के हिसाब से सारा रहेगा। मन चंचल यानी कभी इधर कभी छिन्न में, इधर छिन्न में बदलता रहेगा। तो हमारे इस समय लग्नेश कौन से हो गए? आपके चंद्रदेव। तो चंद्रदेव होने के कारण अब योग कारक और हम निकालेंगे मारक सबसे पहले। अब यहाँ पे योग कारक मारक ग्रह हमने लिखा रहने दिया है। सबसे पहले लग्नेश हमेशा योग कारक ही कहला देंगे, यानी चंद्रदेव अब हमारे हो गए लग्नेश। होल सोल सब इन किसके पास आ गया? चंद्रदेव के पास। चंद्रदेव ही आपके, इनके नमन करिए, इनकी पूजा करिए, आपका 90% कुंडली को यही संभालते रहेंगे, सकारात्मक रिजल्ट दिलवाते रहेंगे आपको। आ जाइए 5वां, यानी ये अष्टम द्वादश की थ्योरी फिर यहाँ लगाएंगे हम। अब यहाँ पे इनके मित्र हैं ये आपको सूर्य हो गए योग कारक। देखिए इनसे इनकी शत्रुता है, इनको मेहनत वाला एक घर दिया है और एक घर आपको त्रिक भाव में दे दिया है। एक घर मेहनत का, दूसरा त्रिक भाव का। तो ये क्या हो गए? बुधदेव यहाँ पे हो गए मारक स्थिति में। बुधदेव मारक में आ गए, यानी जब भी बुधदेव की आपका दशा, महादशा और अंतरदशा चलेगी तो 100% आपको ये रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे। अगर इनकी वही डिग्री 0 हुई या कुछ कम हुई तब आप इनके रिजल्ट कम मिलेंगे, तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनको शांति करने के लिए इनका बीज मंत्र आप पढ़ते रहिए। अगर ये मारक स्थिति में हैं, इनके दान करिए, उससे फ़ायदा होगा आपको। ये सकारात्मक रिजल्ट देंगे क्योंकि सौम्य है, ये सौम्य ग्रह। आपको हम बताएंगे थोड़ा सा कि सौम्य ग्रह कौन है, क्रूर ग्रह कौन है। मंगल और सूर्य आते हैं क्रूर ग्रह में कि बहुत गुस्सा भी है इनको और ये बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं और उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। बाकी चंद्र, गुरु ये आपके सौम्य हैं, बुध सौम्य हैं, शुक्र, शनि, राहु, शुक्र भी सौम्य में आ जाते हैं, दोनों के गुरु हैं। लेकिन ये शनि, राहु, केतु ये पापी ग्रह में आते हैं। क्रूर ग्रह तो है ही पापी, ये छोड़ते भी नहीं हैं किसी को। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आए बुध हमारे हो गए मारक तुला, 7वां तुला। तुला की एक राशि और है 2, ये मिली है, एक केंद्र में है और दूसरा आपका अच्छे उसमें है धनभाग में। तो ये भी आ गए आपका, एक घर अच्छा मिला है और दूसरा घर केंद्र में है, ये भी बहुत अच्छा घर है। और ये तो है ये लक्ष्मी स्थान है। तो ये आ गए शुक्र आपके योग कारक में। 8वां आपका मंगल। अब एक घर इनको त्रिकोण का मिल गया है, दूसरा केंद्र में है, तो ये बहुत अच्छा है। इनको दोनों घर ही बहुत अच्छे मिले हैं। एक प्रोफेशन का है घर है और दूसरा आपका संतान से रिलेटेड है। इस कारण ये भी मंगल भी आपके हो गए योग कारक। 9वां घर। अब बुध जी एक तो त्रिक भाव में बैठे हैं, दूसरी इनकी राशि है 12वीं, ये भी गुरु की, बृहस्पति देव की है राशि। अब एक केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, दूसरी त्रिक भाव में। मैंने पहले क्या, जो राशि त्रिकोण में बैठी रहेगी उसको कोई दोष नहीं लगता। तो बृहस्पति भी आपके योग कारक बन गए। फिर आ जाते हैं हम, एक हमारा शनिदेव 10 और 11, इनकी भी 2 राशियां हैं। एक को घर अच्छा मिला है, दूसरा त्रिक भाव में है। और त्रिक भाव में होने के कारण आपका शनिदेव आ गए मारक स्थिति में। जब भी इनकी दशा और अंतरदशा चलेगी ये आपको 100% परेशान करेंगे ही करेंगे। इनकी शांति के लिए भी
इनके बीज मंत्र, इनका दान करिए, ये भी शांत रहेंगे। डिग्री बस आप देखिए, और ये कहाँ पे बैठे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम, एक मंगल को आपको बता ही चुके हैं, योग कारक हैं हमारे, क्योंकि एक भाग इनका त्रिकोण में है, दूसरा ये अच्छे घर में है, प्रोफेशन वाले में। वृषभ का भी हम लोग बता चुके हैं, वो भी योग कारक हैं। और बुध भी, ये एक घर इनको त्रिभाव मिला है, दूसरा काफ़ी मेहनत का घर है, तो ये भी मारक स्थिति में आ जाएंगे। मारक स्थिति में कौन कौन आ गए? बुध देव, शनि देव। और योग कारक अपने कौन हो गए? चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। जब भी इनकी दशा चलेगी इन सब की, ये आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। इनकी दशा में आपको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा, और उपाय मैंने बता दिया है। तो बुध की दशा चले तो बुध के आप दान करिए, हरि दान, पालक का दान। और आप एक तुलसी का उपाय है, बाद में मैं ज़रूर बताऊंगा, अपने छोटे वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ पिछले में, कि तुलसी का उपाय से बुध देव कैसे अच्छे किए जाते हैं। शनि का आप ध्यान करिए, और साथ में इनके बीज मंत्र पढ़िए, ओम सम शनिश्चराय नमः। और बुध का हम बता ही चुके हैं कि ओम बूम बुधाय नमः का जाप 108 बार करिए, शुद्धता के साथ आपको लाभ होगा। अब इसमें हम बताएंगे कि कौन सा इष्ट देव है। अब इष्ट देव यहाँ कैसे निकालेंगे? पंचमेश, यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पाँचवीं में क्या कौन से बैठे? 8 नंबर। 8 नंबर किसकी राशि होती है? यहाँ से देखिए आप, 8 नंबर वृश्चिक, यानी मंगल देव। तो आपके इष्ट देव इसमें कौन से हो गए? इष्ट देव आपके हो गए मंगल देव। आप हनुमान जी की पूजा खूब करिए, भगवान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगल देव की पूजा करिए। मंगल के ओम अंग अंगारकाय नमः, इनका बीज मंत्र आता है, उसको भी पढ़िए। आप देखेंगे आपकी कुंडली खुद ब खुद सकारात्मक होती चली जाएगी। ये 108 बार पढ़िए। हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो ये हमारा आज था बुध और चंद्र, लग्नेश बुधदेव और लग्नेश चंद्रदेव, कर्क लगन की कुंडली और मिथुन लगन की कुंडली के बारे में आपको बताया। उनके योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, मारक ग्रह कौन से होते हैं, और हाउसेस को आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे कौन सा हाउस कैसा होता है। चाहे एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि एक हाउस, एक 2 3 4 हाउस कैसे क्या कहलाते हैं और इनके काम क्या हैं। तो फर्स्ट हाउस आपका क्या दर्शाता है? आपको फर्स्ट हाउस से अगर विवेचन, किसी को फर्स्ट हाउस देखना है तो आप उसका शरीर, दिमाग, चरित्र, रंग, मानसिकता, स्वभाव सब देखेंगे। अगर सूर्य है तो सूर्य देव के हिसाब से देखेंगे, चंद्र है तो चंद्र के हिसाब से देखेंगे, बुध है बुध के हिसाब से, बृहस्पति है बृहस्पति के हिसाब से, इसी तरह देखते रहेंगे। और दूसरा, पांचवा घर, दूसरा घर हमारा आपका धन का होता है, बचत का होता है, कि आपने जो भी जॉब में कमाया या आपकी जो भी इनकम हुई उसमें बचत कितनी हुई, ये घर ये दर्शाता है। परिवार, कुटुंब यानी परिवार, और वाणी, आपकी वाणी कैसी है, मधुर होगी कि बहुत गुस्सैल वाली होगी, तो वाणी दिखाता है। और इससे एक दांत का भी देखते हैं। और दाईं आँख में अगर दिक्कत हो रही है, यह दाईं आँख भी इससे देखते हैं दिक्कत है क्या, हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे भी देखते हैं। अगर दाईं आँख दिक्कत हो रही है तो ये ग्रह खराब होता है। यहाँ बैठा ग्रह आपको उसकी वो मारा की स्थिति में है तो दाईं आँख भी में दिक्कत आएगी। फिर आ जाते हैं तीसरे में ये है साहस और छोटी यात्रा का है, और पराक्रम का भी है। आपको इसमें मेहनत, कोई भी रिजल्ट पाने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और खूब मेहनत करेंगे तो ये रिजल्ट अवश्य ही देंगे। आप यहाँ पे इस वाले को खराब घर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मेहनत का इसमें वर्क है, मेहनत करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। साथ में छोटे भाई बहन का घर है, छोटे भाई बहन कैसे है आपका, उनका कैसा व्यवहार है, किस तरह आपके साथ रहेंगे, ये सब इस घर से ही देखा जाता है। और गला कान भी इससे देखा जाता है, गला कान। और ये आ गए चौथे नंबर पे। चौथा घर सबसे बढ़िया, माता, वाहन, मकान, सुख सुविधा का सारा इसी से देखा जाता है। और अगर बात करें हम थोड़ा सा साइंस लेजे में
कि इससे सीना यानी फेफड़ा और दिल का भी इससे हम देखते हैं कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। वो भी एक पार्ट हम आपको समझाएंगे, जो साइंस और आपका एस्ट्रोलॉजी एक साथ जोड़ के दिखाएंगे कि कुंडली से कैसे जुड़ते हैं और क्या चीज़ें होती हैं, आगे चल के सब बताएंगे। और ये आपका पांचवा घर हमारा संतान का होता है और लव अफेयर का घर होता है, बुद्धि का होता है, कितना पढ़ेंगे, शिक्षा का भी है और कितनी शिक्षा आप में, शिक्षा से कितना बुद्धि आपको आएगी, ये सब ये दर्शाती है। साथ में पेट के लिए भी और पेट में गैस जो बनती है उसके लिए, और आपका जुआ, ये सब आपको दर्शाता है। और आपका छठा घर है, ये छठा घर आता है आपका रोग, कर्ज, शत्रु, दुर्घटना, लंबी बीमारी के लिए होता है। और आंतों की बीमारी भी इसी से देखते हैं, इसलिए ये घर खराब कहलाता है। और खोज का घर एक अलग मैटर है, इसका खोज का भी है ये। और ये आ गए आपका सातवां घर आपका पत्नी का घर होता है। मैं बता चुका हूँ पहले ही, अगर पति की कुंडली है तो पत्नी का, और पत्नी की कुंडली है तो पति का यहाँ से देखा जाता है कि, और डेली इनकम कितनी है आपकी, डेली इनकम भी इसी से देखी जाती है। रोज़मर्रा की कमाई यानी बिजनेस पार्टनर की भी स्थिति इसी घर से देखी जाती है। तो कभी भी विवेचन करें आप, इससे ज़रूर देखें कि पति का घर कैसा है, पत्नी का घर कैसा है, और साथ में डेली इनकम आपकी क्या है, कैसे आएगी, बिजनेस पार्टनर कैसा है, सब इसी से देखा जाता है। इसके बाद आ जाइए आप इसमें, ये आपका आठवां घर हो गया। आठवां घर मृत्यु, ससुराल पक्ष में दिक्कत, परेशानी, इन सब का है। साथ में एक पॉजिटिव है कि खोज का इससे भी देखा जाता है। डीपली खोज जो होती है वो इस घर ही से देखी जाती है, इस घर से डीपली खोज देखी जाती है। और आप पॉजिटिव वे में लग जाएंगे। हमारे कई वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति की है इसी डीपली खोज की वजह से, आज वो विदेशों में भी अपना नाम कमा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव थिंक है, बाकी ये घर खराब ही कहलाता है। और ये आ जाइए, त्रिकोण का घर कहलाता है नवा हाउस, और नवा हाउस हमारे भाग्य स्थान को दर्शाता है, विदेश यात्रा का दर्शाता है, धर्म कर्म का भी कहलाता है, और साथ में ये पिता का भी स्थान है। पिता का आपको भाग्य से सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पिता आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे कुछ काम करने में, ये भी इसी से देखा जाता है। अब आ जाइए आप 10वें में। 10वां घर हमारे जॉब प्रोफेशन को दिखाता है कि मैं कौन सी जॉब करूँगा और क्या करूँगा, कर्म को दर्शाता है, और किस क्षेत्र में हम जाएंगे, कौन सा काम करेंगे, ये 10वें हाउस से देखा जाता है। और ये आ गया आपका 11वां हाउस जो लक्ष्मी स्थान होता है। ये आपको सबसे बढ़िया लक्ष्मी स्थान यहाँ से देखा जाती है। साथ में छोटी बीमारी भी इससे देखी जाती है। दोनों पैरों की एड़ी का भी इसी से देखा जाता है कि दोनों पैर एड़ी में अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए ये घर आपका निगेटिव जा रहा है, और फिर इसके आप उपाय करिए। और साथ में बड़े भाई बहनों का भी इसी से देखा जाता है कि बड़े भाई बहन का भी इसी से भाइयों का देखते हैं। और ये आ गया आपका 12वां, ये भी त्रिभाव कहलाता है। विदेश में रहना और क्या बसना और जेल यात्रा, मोक्ष, व्यय, इसी से देखते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैंने इतना समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझे तो इसको बार बार आप देखिएगा। और जाने से पहले एक बार फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना मत भूलें। और आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। राधे राधे मित्रों।